ये मीटिंग क्या दिखा रहा है? क्या गॉट इट लिख दीजिए, गॉट इट दबा दीजिएगा। हाँ दबा दिए? continue। हाँ, बहुत अच्छा गाती हैं मनी बहन जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा हाँ, लगता है। चुपके मन चुपके खुल जाता है। सब माशाल्लाह क्या है, हमारा क्या है? चुपके चुपके देखते रहते हैं, जहाँ भी आपका सुनते हैं उसको अच्छा। देखते हैं, बहुत अच्छा बहुत लगता सुंदर है। गाते, बहुत बढ़िया। बहुत एक्टिव भी है, बहुत एक्टिव है, सभी ग्रुप में नजर आ जाती हैं। लगता है कि बहुत दिन से मुलाकात है। है ना? मिले नहीं है हम लोग, लेकिन लगता है कि हम लोग मिले हुए हैं। बिल्कुल है ना? एकदम नहीं लगता है कि कभी हम लोग मिलेंगे तो लगेगा ही नहीं कि हम लोग अनजान है एक नहीं दूसरे से। मिले हुए हैं। ऐसे ही हुआ था। अभी एक गोष्ठी में गई थी तो वो बाहर से कई लोग आई थी, जो ऐसे हम लोग ऑनलाइन मिलते रहे तो देखकर लगा ही नहीं जानते हैं। एकदम हाँ। सही बात है। बहुत हद तक हम लोग बहुत सारा चीज में एक दूसरे की रचनाओं को देखते हैं और उसी से जुड़े हुए सारा ना। चीज पता रहता है कि हाँ चलो। लेवल जो है ना, लेवल जो है ना, हाँ हाँ तो मिल रहा है, मानसिक लेवल। हाँ। साहित्यकार हम लोग हैं तो सब मिल रहे हैं। क्षमा कहीं ना कहीं हम लोग भेंट होते जी, हम लोग रहते सब हैं। मिल रहे हैं। क्षमा करें सुधा जी, क्या जी, विलंब नहीं हो रहा है? हो तो हाँ रहा है विलम्ब सर, मैं तो क्या करूं। मैं तो आ आपको गई। मालूम है कि मुझे मुझे 7:30 पता बजे है, मैंने कह एग्जिट हो दिया जाना है। उनको। मैंने उनको कह दिया है कि सर को बहुत जरूरी काम है, उनको जाना है। हम वो फोन करके 7:30 बजे आउट हो जाएंगे। हाँ, फोन करके मैंने उनसे कह भी दिया है। क्या क्योंकि किया जाए। अभी अध्यक्ष जी और आपके गोकुलेश्वर जी ये सचिव लोग जी, नहीं आए। सचिव जी, यही लोग तो मेन है। वक्ता तो आ गए, विशिष्ट वक्ता तो आ गए हैं। ओम प्रकाश द्विवेदी जी दिख रहे हैं। दिख दिख रहे हैं, रहे वो भी हैं। तो आई है। हाँ। ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, प्रणाम सर। हाँ अध्यक्ष जी को प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि शुरू किया जाए, लोग जुड़ते जाएंगे क्या? सचिव जी को आने दीजिए ना। इसको सचिव जी, फिर एंकर भी नहीं आई हैं, अरे रोहिणी वाह, जी। एंकर ही नहीं आई हैं। वही तो। संचालिका, मंच संचालिका भी नहीं है। मंच संचालिका अभी संचालन कर रही होंगी कहीं पर। घरेलू कार्यों का। अभी 5 मिनट लेट हुआ है। आ जाएंगी। हाँ मैडम, जुड़िए, देर हो रही है। ठीक ठीक। जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी प्रणाम अध्यक्ष जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। त्रिपाठी सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार अध्यक्ष जी नमस्कार। को, सचिव को और सभी आदरणीय को नमस्कार। मैं श्याम जी सहाय, पटना से। बस संचालिका नमस्कार सभी जुड़ रही है, को। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बस तुरंत चालू हो जाता है। सभी लोग जुड़ गए हैं क्या? एंकर एंकर नहीं आई रोहिणी जी। जुड़ रही रोहिणी है, जी अभी नहीं आई है। जुड़ रही है बस वो। जी। पेन चाहिए।
हाँ रोहिणी मैडम चालू कर दीजिए अब। नमस्कार। जी सर जी। हाँ सर जी। रोहिणी जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सुस्वागतम। स्वागत। शुरू करना है ना सर जी? हाँ हाँ चालू कर दीजिए। जी जी सर। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम। गुफ्तगू करने हेतु उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं प्राध्यापिका रोहिणी रावरे महाराष्ट्र से हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज इकाई बिहार की ओर से आज गुफ्तगू पर चर्चा होने जा रही है। जो गुफ्तगू किताब हमारी सबकी प्यारी बड़ी दीदी डॉक्टर सुधा सिन्हा जी ने लिखी है। वैसे लेखक का कोई भी कलाकार होना आसान नहीं होता है, ना ही किसी को जानबूझकर कलाकार बनाया जा सकता है, बल्कि यह जन्मजात प्रतिभा और ईश्वर प्रदत्त देन होती है जो हर किसी को नसीब नहीं होती है, जो हमारी प्यारी सुधा जी को नसीब हुई है। इस हेतु मैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान तथा मेरे परिवार की ओर से मेरी बड़ी दीदी डॉक्टर सुधा सिन्हा जी को हृदय से बधाई देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज डॉक्टर सुधा जी की गुफ्तगू पर जो गुफ्तगू सफल एवं सार्थक हो, इस हेतु मैं माँ सरस्वती की वंदना करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। वाराणसी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती मणिबेन जी। आप अपनी सुमधुर वाणी में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। बहुत 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 धन्यवाद और सभी को माँ शारदे के चरणों में शत नमन करती हूँ। नौ दुर्गा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और पटल पर उपस्थित आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सुधा दीदी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि उनकी पुस्तक गुफ्तगू आई, इसके लिए बहुत बहुत उन्हें बधाई और शुभकामनाएं मैं प्रेषित कर रही हूँ और माँ शारदे के चरणों में अपनी एक रचना वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। मैया जीवन पावन करे दो, मैया जीवन पावन करे दो, मुझको भी निर्मल बने दो माँ, मुझको भी निर्मल बने दो माँ, वरदे हस्त माँ सर पर रखना, वरदे हस्त माँ सर पर रखना, जीवन में अनुशासन भरे दो, जीवन में अनुशासन दो, मैया जीवन पावन करे दो, माँ की महिमा अगमय अपारा, माँ की महिमा अगमय अपारा, माँ ने सबको भव से तारा, माँ ने सबको पार उतारा, जिस पथ पर माँ का कृपा हाथ हो, जिस पर माँ का कृपा हाथ हो, भव सागर से वो नर तारा, भव सागर से वो नर तारा, मैया सरस्वती बुद्धि प्रदाता, मैया सरस्वती बुद्धि प्रदाता, जन जन की है भाग्य विधाता, मन से जिसने माँ को पुकारा, मन से जिसने माँ को पुकारा, मैया उसका बनी सहारा,
मैया उसका बनी सहारा। माँ मेरा मन पावन करे दो, पुष्पित पल्लवित उपवन करे दो। दीन दुखी का बनो सहारा, दीन दुखी का बनो सहारा। मुझ में वो अनुशासन भरे दो, मुझ में वो अनुशासन भरे दो। बुरा भावना मन में आए, बुरा भावना मन में आए। मुझसे किसी का दिल न दुखाए, मुझसे किसी का दिल न दुखाए। बनूं खुशी की वजह सदा ही, बनूं खुशी की वजह सदा ही। माँ में पारदर्शिता का संचालन करे दो, पारदर्शिता का संचालन करे दो। माँ मेरा मन निर्मल करे दो, पुष्पित पल्लवित उपवन करे दो। माँ मेरा मन पावन करे दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बधाई, शुभकामनाएं। सुंदर प्रस्तुति दी है श्रीमती मणिबेन जी ने, और सचमुच हमारा आभासी पटल जो है आज उपवन जैसा पल्लवित और पुष्पित हो चुका है। धन्यवाद मणिबेन जी। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा जाता है। आज आभासी पटल पर जुड़े सभी मान्यवर महोदय को मैं कहना चाहती हूँ कि अतिथि बन आप पधारे, स्वागत हो श्रीमान। अतिथि बन आप पधारे, स्वागत हो श्रीमान। द्वार हमारे आप आए, सहज लुटाते पैर। शब्द कम पर भाव विभल है, शब्द कम पर भाव विभल है। स्वागत हो श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। ऐसे भाव सुमन का हार अर्पित करने आ रही हैं स्वागत हेतु श्रीमती पूनम सिन्हा जी, जो कि हमारे बीच उपस्थित है, पटना बिहार से, जो लेखिका भी है और कवयित्री भी है। इन पर भी ईश्वर प्रदत्त देन ईश्वर की है। आमंत्रित है मैडम जी, सभी का स्वागत करें। नमस्कार। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान पटना इकाई के मंच से मैं पूनम सिन्हा श्रेयसी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस मंच के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर शहाबुद्दीन जी, इस संस्थान के सचिव आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता आदरणीय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, मंच संचालिका आदरणीय डॉक्टर रोहिणी डाबरे जी, आदरणीय श्रीमती मणिबेन द्विवेदी जी, आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी एवं आदरणीय डॉक्टर सुधा सिन्हा को नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्यामनंदन जी का नाम छोड़ दी, मुझे क्यों श्याम जी भूल साहब का गई? नाम, श्याम जी हाँ, साहब का हाँ। नाम भूल गई। नहीं, हाँ, आदरणीय श्याम जी सहाय जी को भी नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं इस संस्थान का साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निस्वार्थ भाव से साहित्य सेवा कर बहुत सारे शहरों में अपना विशिष्ट स्थान बना चुका है। आज हम सभी डॉक्टर सुधा सिन्हा जी की पुस्तक गुफ्तगू के लोकार्पण एवं परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर सुधा सिन्हा जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मंच संचालिका आदरणीय रोहिणी जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। स्वागत हेतु जो भी आपने यहाँ पर विस्तृत तरीके से स्वागत किया है उसके लिए धन्यवाद।
आज की आभासी गोष्ठी का मुख्य हेतु क्या है, वह हेतु लेकर हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं मान्यवर महोदय, आदरणीय विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सचिव महोदय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी सर जी प्रयागराज से आमंत्रित है। सर जी, आप प्रस्तावना करें। आप सभी को नमस्कार। आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष एवं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर साहबुद्दीन न्याज मोहम्मद शेख जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त आज के आयोजन के हमारे मुख्य अतिथि श्री श्याम जी सहाय जी, किशोर न्यायालय सोनभद्र के सदस्य एवं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, अभी बहुत ही सुंदर और समधुर स्वरों में माँ सरस्वती की वंदना करने वाली श्रीमती मणिबेन द्विवेदी जी, और संस्थान की बहुत ही लंबे समय से जुड़ी हुई और एक प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती पूनम सिन्हा श्रेयसी जी, संस्थान की बिहार प्रभारी डॉक्टर पूर्णा श्रीवास्तव जी, इस आयोजन का संचालन कर रही महाराष्ट्र से डॉक्टर रोहिणी रावरी जी, एवं आज के आयोजन की मुख्य आकर्षक लेखिका डॉक्टर सुधा सिन्हा जी तथा इस आभासी गोष्ठी से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन। मैं बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे 3 वक्ता हैं जो अपने विचार को व्यक्त करें, मैं उनको सुनना चाहूंगा। मैं कुछ केवल 1 या 2 लेखों पे मैं अपने विचार लूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिन्हा की जो संस्थान द्वारा नवीन पुस्तक प्रकाशित हुई गुफ्तगू के लिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सुधा जी को बधाई देता हूं। लेखिका का लेखन के प्रति कितना गहरा प्रेम है, इसका वर्णन उनके ही शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने अपने लेखनी में लिखा है कि जब भी कलम पकड़ती हूँ तो कोई आवाज आती है, मेरे करीब आओ, मुझे अपना बना लो, और वह यह साहित्य होता है, मुझे साहित्य से बहुत प्यार है। यह लेखिका ने अपनी लेखनी में ये खुद लिखा है। इन पंक्तियों से ही लेखिका के मनोभाव जग जाहिर होते हैं। आगे राजनीति, समाज और साहित्य के विविध विषयों को बड़े ही सरल शब्दों में व्यक्त करते हुए कुल 30 आलेख संग्रह इस संग्रह में समाहित हैं। सभी आलेखों पर अगर मैं प्रकाश डालना चाहूं तो पूरा समय समाप्त हो जाएगा। मैंने कुछ उत्तम में से सर्वोत्तम लेखों के कुछ बिंदु पर प्रकाश डालना का प्रयास किया है। आपने पहले ही आलेख राजनीति, वोट और आरक्षण में लिखा है, राजनीति शब्द कहने से एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का हमारे जहन में उभरता है जिसने एक आध खून किया हो, एक आध रेप किया हो और जेल रिटर्न हो। ये पंक्तियां जो वर्तमान परिवेश 70% से अधिक नेताओं की सच्चाई को बयां करता है। फिर इसी लेख में एक आशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए लिखती हैं, आज देश की नैया डूबने वाली है। आज एक ऐसे राजनीतिक नेता की आवश्यकता है जो 100 से ऊपर उठकर जन कल्याण की बात करे, जो धैर्यवान हो, गंभीर हो, जिसकी वाणी नियंत्रित हो, जो परिवार से ऊपर उठकर काम करे। कलयुग में ऐसे नेता मिलना मुश्किल है, पर इन गुणों का कुछ अंश तो उसमें अवश्य होना चाहिए। इसी आलेख में आरक्षण पर लिखती हैं, आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं, तभी सही मायने में सामाजिक न्याय मिल सकता है, देश का विकास हो सकता है। ये पंक्तियां जो मेरे व्यक्तिगत विचारों से भी मेल खाती हैं। नारी शक्ति नामक लेख में जो आपने सुझाव दिए हैं वे काबिल तारीफ है और आज की नारी के लिए अमल करने योग्य है। अगर हम सार के रूप में कहें तो महिलाओं को शुद्ध भारतीय वेशभूषा अपनाने को कहती हैं तथा अर्धनग्न
पोशाकों को आदिम सभ्यता मानती हैं। दूसरा सुझाव अच्छे संस्कार, नैतिकता की शिक्षा देने की बात कही है। केवल पढ़ लिख लेने, आर्थिक स्वतंत्र होने के साथ ही साथ नारियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए जूडो, कराटे जैसे शिक्षा के उपाय भी सीखने को कहती हैं। नारी व पुरुष बराबर नहीं है, उन्हें तो ईश्वर ने ही शारीरिक रचना के हिसाब से अलग कर दिया है। नारियों को अपने शरीर की गरिमा समझनी चाहिए। स्त्री पुरुष के बराबर नहीं बल्कि उसके ऊपर है, क्योंकि उसने पुरुष की भी सृष्टि की है। इसी लेख में बच्चियों के कहीं अकेले अपरिचितों के साथ नहीं जाने की सलाह दी है, तथा कुछ बचाव के उपाय भी सुझाए हैं जो वास्तव में वर्तमान परिवेश में सही है। इसी लेख के अंतिम जो सुझाव दिया इन्होंने, घरों में भी लड़के और लड़कियों का लालन पालन पोषण बराबर ढंग से करने को कहती हैं। समाज और देश की अन्य महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा जगत की बदहाली पर बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिए हैं। वे लिखती हैं, आज की शिक्षा पद्धति से ही अंग्रेजी की बू आती है। बड़ों का पैर नहीं छूना, बड़ों का सम्मान नहीं देना, माँ बाप को अकेले छोड़ना, आपस में हलो हाय का संबंध रखना, ये सारी बातें अंग्रेजी की देन है, भारतीय संस्कृति की देन नहीं है। ऐसा उन्होंने अपने आलेख में वर्णन किया है। उन्होंने इसी आलेख में आगे लिखा है कि अगर संस्कृति और संस्कार सिखाया जाता तो हम बड़ों का सम्मान करते, बहू ससुर का लिहाज होता, दादा पोती से प्यार करता। शिक्षा में सुधार के लिए कहती हैं, शिक्षकों की कमी को दूर करने, ठीक ठाक विद्यालय भवन, विषयवार योग शिक्षकों की नियुक्ति, संस्कार एवं संस्कृति शिक्षा देने की बात करती हैं। इसी प्रकार आप स्किल इंडिया नामक लेख में बच्चों को कौशल शिक्षा कहाँ करने को प्रेरित करती हैं। सबसे बड़ी बात इस किताब में यह है कि लेखिका नारियों को विविध विषयों के साथ सामंजस्य बनाते हुए उन्हें जागृत और प्रेरित करने का कार्य किया है। अन्य लेख भी प्रशंसनीय हैं। मैं लेखिका डॉक्टर सुधा सिन्हा को इस पुस्तक के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि आपकी नवीन एवं समाजोपयोगी लेखनी से हम लोग भविष्य में भी रूबरू होते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं लेखिका डॉक्टर सुधा सिन्हा जी को बधाई देता हूँ और कि आप भविष्य में अपनी लेखनी जिस अच्छी तरीके से आपने लिखा है उस तरह से आगे भी लिखती रहेंगी। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। सचमुच डॉक्टर सुधा जी ने जो किताब यहाँ पर लिखी है हम सबके लिए प्रेरणादायी साबित हो सकती है। आने वाले भारत का कल उज्जवल होने के लिए जरूर इन संस्कारों की आवश्यकता है। जो पाश्चात्य संस्कारों का पाश्चात्य संस्कार ही क्या कहे उसे, कि पाश्चात्यों का अंधानुकरण करके नई पीढ़ी आज दिशाहीन भटक रही है। ऐसी अवस्था में मैडम जी की ये जो पुस्तक है जरूर हमें प्रेरणादायी सिद्ध हो सकती है। मैडम जी का पुनश्च एक बार यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे बीच जो उपस्थित है मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती श्यामजी सहाय सर जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। सर जी का मैं यहाँ पर स्वागत करते हुए संक्षिप्त परिचय यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि आज इतने बड़े महान हस्ती से हमारी भेंट विश्व हिंदी साहित्य द्वारा हो रही है। श्री श्यामजी सहाय जो पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए करके 2003 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहे हैं। सेवा काल से ही साहित्य एवं जनसेवा में रुचि रखने वाले श्यामजी ने समाज सेवा एवं लेखन कार्य में खुद को समर्पित कर दिया है। विभिन्न संस्था एवं मंचों से जुड़े रहकर जरूरतमंद तथा खास तौर पर बुजुर्गों की सहायता एवं सेवा हेतु तत्पर रहते हैं। इसी हेतु उन्होंने दैनिक जागरण से जुड़े रहकर पटना में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क जागरण बागवान क्लब की स्थापना की है। आप इस क्लब के संस्थापक एवं अध्यक्ष रहे हैं।
आपकी जीवन संध्या किताब जो है बुजुर्गों पर केंद्रित रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित एवं चर्चित है। संपादन में सर जी का दैनिक जागरण द्वारा बुजुर्गों पर केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका का संपादन सर जी करते हैं। जागरण बागवान नामक ये त्रैमासिक पत्रिका है। सर जी को मिले सम्मान एवं प्रशस्ति इस प्रकार है। 2018 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सम्मान, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सम्मान, अभिलाषा ज्योति फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वंदे मातरम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, संकट हरण सहयोग समिति लाइफ टाइम अवार्ड, इतने सम्मान सर जी को मिले हुए हैं। सचमुच सर जी अभिनंदन के पात्र हैं। विशेष बात यह है कि दर्जनों साहित्यिक एवं सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सर जी जीवंत अधिकारी एवं सदस्य हैं। ऐसे महामहिम हस्ती की मुलाकात आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान द्वारा हम सबको हो रही है। और डॉक्टर सुधा जी के भी अहोभाग्य है कि इतने बड़े महान विद्वान के द्वारा आपकी किताब का यहाँ पर आज प्रकाशन हो रहा है। तो आमंत्रित है सर जी, आप हमें उद्बोधित करें, मार्गदर्शित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पर अभी उपस्थित सभी आदरणीय को सादर अभिवादन, शुभ संध्या। जितनी बातें मेरे विषय में कही गई हैं उतना तो मैं हूँ नहीं, बस एक अदना जीव हूँ जो जी रहा हूँ लोगों के साथ, उनके दुख और सुख के साथ, मानवता के साथ, मानवीयता के साथ। हमारा सौभाग्य है कि आज की इस पर चर्चा जो विश्व हिंदी साहित्य संस्थान की विकास बिहार इकाई द्वारा आयोजित की गई है, ने हमें आमंत्रित किया। हम संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और विशेष रूप से डॉक्टर सुधा सिन्हा का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे वर्चुअली पकड़कर जोड़ा कि नहीं, आपको आना है, रुकना है। खैर, मैं आ गया, उनके आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सका। बहुत दिनों से मैं सुधा सिन्हा जी को जानता हूँ, इनकी लेखनी चलती है, ये लिखती हैं और छपती हैं, और जब छपती हैं तो फिर लिखती हैं। तो लिखना और छपना इनकी नियति में है। वैसे तो ये सेवानिवृत्त दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर हैं, जो पटना विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हैं और 2015 में सेवानिवृत्त हुई। ये मेरे साथ जागरण बागवान क्लब से जुड़ी हैं और एक आदरणीय सदस्य भी हैं। जागरण बागवान एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है, उसमें इनकी लेखनी खूब छपती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें गगरिया छलकत जाए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और ताजा तरीन इनके गुफ्तगू, इसके विषय में क्या कहना। ये स्वयं में एक गुफ्तगू है। गुफ्तगू यानी बातचीत। बातचीत उन सभी मुद्दों पर जिनका सरोकार हमसे है, आपसे है, परिवार से है, समाज से है, देश से है और विश्व से है। का एक आलेख, मानवता एक विश्व धर्म, मुझे छू गया।
विश्व में अगर कोई धर्म है तो बस मानवता, ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन वर्ल्ड वाइड। इनके अन्य आलेख जिसमें बहुत शामिल है, महात्मा गांधी के ग्रामोद्योग की प्रासंगिकता अथवा वैलेंटाइन डे और प्यार, सामाजिक समरसता, राजनीति, वोट और आरक्षण, ये सारे आलेख पठनीय हैं। इन पर चिंतन होना आवश्यक है। एक सार्थक बहस होनी चाहिए। जिन व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को अपने आलेख में इन्होंने उठाया है, वह वस्तुतः हमारे चिंतन को आकर्षित करता है। हमें सोचना होगा अपनी शिक्षा प्रणाली पर, नारियों के सशक्तिकरण पर, राजनीति में हो रही गिरावट पर, समाज में बढ़ रहे और व्याप्त हो रहे नीरसता पर। हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सिकुड़ रहे हैं। नातेदारी खत्म हो गई, रिश्तेदारी खत्म हो गई। इन्होंने बड़ा सुंदर आलेख लिखा है इस पर। हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अपने आप में सिमट रहे हैं। एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। अपार्टमेंट में रहने वाला फ्लैट का मालिक यह नहीं जानता है कि उसके बगल में कौन रह रहा है। ये कैसा युग है, ये कैसा समय है। क्या हम इसमें कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं? निश्चित रूप से बदलाव ला सकते हैं। यह एक चक्र है। मेरा जन्म आजादी के पहले का है, इसलिए आजादी के बाद की प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, सभी पालियों को मैंने देखा है और अवमूल्यन और गिरावट को आते हुए देखा है। यह अवमूल्यन धीरे धीरे समाप्त होगा, गिरावट धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी। हम जरूर कामयाब होंगे एक समरस समाज के लिए, लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे लेखक बंधु अपनी लेखनी को किसी एक उद्देश्य के लिए पूरे जुनून के साथ चलाएं, लिखते रहें। साहित्य समाज का दर्पण नहीं होता है। मेरे विचार से समाज साहित्य का दर्पण होता है। समाज को बदलने में साहित्य की जो भूमिका है उसे बखूबी निभाया जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि अनेक मुद्दों पर अपने बेबाक विचार, बिना किसी लाग लपेट के, जो भी इन्होंने सोचा, अनुभव किया, महसूस किया, उसे शब्दों में ढालकर लिख दिया और किताब छप गई। नाम हुआ गुफ्तगू। गुफ्तगू किससे? अपने आप से नहीं, सभी से। यह गुफ्तगू अपने
मैडम जी फोन करके बता सकती हैं आप सर जी से, क्योंकि उसी लिंक से जुड़ना है ना, वे जुड़े नहीं है अभी। सुधा मैडम जी, आप सर जी से बात कर सकती है ना फोन पर। कौन सर जी से? अभी चंदन। श्याम जी सहाय सर, वे जुड़े नहीं है, उसी लिंक से जुड़ना है ना। उनको जाना था, लगता है चले गए क्या? हेलो, हाँ, जुड़े नहीं है अभी। उनको जाना था तो लगता है चले गए, उनको काम से जाना था। हाँ, लेकिन बातचीत तो अधूरी रही ना। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आई? हेलो, आवाज आई? हेलो, हाँ सुधा जी, हाँ वो ना लगता है कि नेटवर्क से, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। वो लगता है नेटवर्क से निकल गया, आप दूसरे को बुलाइए। अच्छा ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है। जी हाँ। अभी श्याम जी सहाय सर जी शायद नेटवर्क में नहीं है। हमारे बीच विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित है डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, जो किशोर न्यायालय सोनभद्र के सदस्य हैं। आमंत्रित है सर जी, आप हमें उद्बोधित करें, मार्गदर्शित करें। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस गुप्तगू पुस्तक की परिचर्चा में प्रतिभाग कर रहे संस्थान के अध्यक्ष परम श्रद्धेय डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख साहब, संस्थान को गतिमान रखने वाले और पूरे विश्व में संस्थान को जोड़ने वाले सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी, आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय सहाय जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर रोहिणी दौरे जी और अन्य जो प्रतिभाग कर रहे हैं या जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सभी का अभिनंदन है। खुशी है
कि डॉक्टर सुधा सिन्हा जी ने शिक्षकीय दायित्व के साथ उन शिष्यों से भी बहुत कुछ उन्होंने सीखा, बहुत कुछ अपेक्षाएं की। उसके बाद उनके मन में जो भाव संचरित हुआ, उन भावों को देश की वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार से हम अपने को बदलते जा रहे हैं, लगभग सभी बिंदुओं पर उन्होंने अपनी कलम चलाई। उस लेखनी को हम प्रणाम करते हैं कि जो अतीत से वर्तमान को जोड़कर एक सुखद और सुंदर, उज्जवल, संस्कृतपूर्ण, संस्कारमय, चरित्रवान देश की पहचान बने, ऐसी गुफ्तगू में निश्चित रूप से सुधा सिन्हा जी ने जो समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए या पूरे विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम का भाव और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शांति निरामयाः के भाव को सजीवता बनाने के लिए उन्होंने जो अपनी लेखनी चलाई, निश्चित रूप से उनके मन के अंदर ऐसे भाव पैदा हुए जिसके तहत उन्होंने इस संग्रह को, जिसमें लगभग 30 या 32 लेख है, आर्टिकल्स है, ऐसा कोई समाज का वह स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता जिसमें उन्होंने बदलाव न देखा हो और बदलाव को किस तरीके से गतिमान किया जाए और लोगों के समक्ष अपने विचारों को रखकर कैसे इसको, अपनी भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय बंधुत्व को, भाईचारे को, राष्ट्रीय एकता को कैसे हम बढ़ाएं, इस पर उन्होंने चिंतन किया। निश्चित रूप से लेखक या रचनाकार कुछ न कुछ हमेशा चिंतनशील रहता है। जैसा कि स्वयं सुधा सिन्हा जी कहती हैं कि हमारी जब कलम निकलती है तो भाव अपने आप पैदा होने लगते हैं। जो लिखने वाला है, जो पढ़ने वाला है, जो चिंतनशील है, जो अध्ययनशील है, निश्चित रूप से वह प्रतिक्षण अपने समक्ष होने वाले तमाम परिवर्तनों और तमाम ऐसी घटनाओं पर बहुत गंभीर चिंतन करता है। तब वह जाकर के अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को, परिवेश को और राष्ट्र के माध्यम से पूरे विश्व को एक आईना दिखाता है। मैं समझता हूं कि चाहे वो वोट की राजनीति हो या राजनीति हो या नारी की शक्तियां हो या हमारे जो उन कवियों को जिनके पास योग्यता रही हो न रही हो, लेकिन उनको वरद हस्त मिला, ऐसे भी रचनाकारों के माध्यम से बहुत कुछ चीजों को सुधा सिन्हा जी ने बहुत ही बारीकी से, बड़ी सुंदर ढंग से इन्होंने लिखा। अपनी इस गुफ्तगू पुस्तक में कबीर की काव्य धारा पर उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, जिसमें ये स्पष्ट करने की कोशिश किया इन्होंने कि मस कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन जो कुछ भी कबीर ने लिखा वह वर्तमान ही नहीं, भविष्य को भी एक दिशा देने वाला रहा और उसमें भी इस प्रकार से अन्वेषणात्मक विचारों को अग्रेषित करने का एक माध्यम बनाया। हर व्यक्ति के अंदर कुछ भाव होते हैं, लेकिन उन भावों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम समाज का हिस्सा बनाएं, कैसे हम समता और समरसता स्थापित करें, कैसे बंधुत्व और भाईचारा हम स्थापित करें, कैसे हम चारित्रिक गुणों को, अपने भारत की अस्मिता को कैसे सबसे जोड़ें, विश्व से हम कैसे उसको जोड़ें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इस माध्यम से लिखा, उनकी शब्द से,
कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ढूंढते हैं, फिरते हैं चारों तरफ, उसको अवलोकित करते हैं और हम सोचते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। हम ईश्वर को बड़ा माने, मनुष्य को बड़ा माने, क्या करें। इन पर भी उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब कि शिक्षक का जो दायित्व है वह व्यक्ति को और व्यक्तित्व को एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण धागे से बांधकर उसके व्यक्तित्व का निखार करता है। निश्चित रूप से हमारे अंदर तमाम चीजें हैं, हम ढूंढ नहीं पाते हैं, हम दूसरों में उसको ढूंढते हैं और हम आत्म मूल्यांकन, आत्मचिंतन नहीं कर पाते। नारी को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नारी के बारे में इन्होंने कहा कि निश्चित रूप से नारी वह शक्ति है, वह ब्रह्मास्त्र है, वह दिशा है जो पूरे समाज को गतिमान कर सकती है और अपने अमोघ लगाव से, प्रेम से पूरे समाज को, मानवता को आच्छादित करते हुए आपसी सद्भावना को अग्रेसित कर सकती है। ये जरूर है कि आज की स्थिति कुछ ऐसी बदली हुई है क्योंकि तकनीकी युग है। तकनीक में हम पुस्तकों की तरफ से काफी दूर होते जा रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति अब कम समय में, कम सामर्थ्य से, कम खर्च से बहुत कुछ अर्जित करने के लिए परेशान है। भौतिकता में इतना आप्लावित है, भौतिकता में इतना व्यस्त है कि उसके पास पुस्तकों को देखने का मन नहीं करता, पुस्तकों को पढ़ने का समय नहीं है। पुस्तकें सबके पास हैं, सभी के घर में रखी हैं, लेकिन जो हमारे जीवन को भी एक दिशा देती हैं, ऐसे भी तमाम ऐसे धर्म ग्रंथ भी हैं जो एक अच्छे इंसान को पहचानने और उसके कर्तव्य को, उसके मानवीय मूल्यों से पूर्ण होकर समाज को, विश्व को और चराचर को कुछ देने की जो क्षमता है, जिसके अंदर यह भाव है, वो सब जो है धीरे धीरे उसको भी वह नहीं देख पा रहा है और अब पुस्तकों से दूरी बनाकर हम तमाम ये माध्यम जो ज्ञान के हैं, जो पत्रकारिता के हैं, जो लेखन के हैं, जो आर्टिकल्स को बदलने के लिए हैं, जो लिखने के लिए हैं, उसको हम संक्षेप में ऐसे ही अग्रेसित कर दे रहे हैं। पुस्तक की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा और इसके कारण हम तमाम ऐसे मूल्यों को बिसराते चले जा रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन अफसोस है कि कृषि प्रधान देश में, भारत में आज कृषि की जो दुर्दशा हो रही है, इस पर भी लेखनी लिखी जा रही है, लेखनी चल रही है, पुस्तकें आ रही हैं, लेकिन उस ओर भारत के लोगों का झुकाव कम है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़कर हम अपना अधिक से अधिक अपने को भौतिक संपन्नता में ला दें, हमारे पास अच्छी व्यवस्था हो जाए, अच्छी पर्याप्त धन हो जाए। किसके चक्कर में पड़ा है और वो अपनी भारतीय अस्मिता को, भारतीय संस्कार, संस्कृति और चरित्र को वह निश्चित रूप से भुलाता चला जा रहा है। यहाँ तक कि हम कैसे हम इस भारत को किस तरीके से हमने सदियों गुलामी के बाद आजादी को पाया, अपने भारत माँ की जंजीरों को कैसे हमने तोड़ा, किस तरीके से हमारे उन वीरों ने, रणबांकुरों ने हमें आजादी दिलाई, इस पर भी हम चिंतन करने के लिए तैयार नहीं। मुझे स्वतंत्रता आंदोलन के उन क्रांतिकारियों की, जिनके अंदर वो भावना थी कि बड़े गुरूर से झेली थी शक्तियां हमने,
न अपने जख्म गिने थे न पट्टियां हमने, न जाने किसने ताजी हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं। कुछ आरजू नहीं, बस आरजू यह कि रख दे कोई जरा सी खा के वतन कफन में। इन सब चीजों को, उन भावों को हम देखने की ओर, सुनने की ओर, लिखने की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में सुधा सिन्हा जी ने अपनी गुफ्तगू में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो साहित्यकारों का दायित्व रहा, जो पत्रकारों का दायित्व रहा, उस पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। संयोग से बहुत दिनों के बाद हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर ऐसा एक स्वरूप जरूर दिया कि लोगों को आजादी के प्रति भी, स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाने के लिए भी उन्होंने अपनी एक ऐसी योजना बनाई कि लोगों के मन में ये भाव पैदा हो कि हम किस तरीके से आजादी पाए हैं और कितनी कुर्बानी दे करके हमें आजादी मिली, और उस आजादी को हम किस रूप में, आजादी के रूप में मना रहे हैं, स्वतंत्रता के रूप में मना रहे हैं, किसको स्वच्छंदता के रूप में हमने अपने जीवन शैली में डालने की, जीवन शैली से जोड़ने की हमने जो योजना बना डाली, निश्चित रूप से वह भारतीय समाज के लिए, भारतीय अस्मिता के लिए, भारतीय संस्कृति, संस्कार और चरित्र के लिए निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। और इससे हम उस मानवता को, उस मानवीय मूल्य को कहीं न कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। इसको हमें अपनाने की जरूरत है। सुधा सिन्हा जी ने परिवार को भी बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने दिखलाया है कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, और इसके द्वारा बच्चा जब पैदा होता है तो सारी शिक्षा उसकी परिवार से प्रारंभ होती है, और परिवार से प्रारंभ होकर वह समाज का हिस्सा बनती है, और समाज जब समुन्नत हो जाता है तो राष्ट्र का विकास संभावित है, और राष्ट्र आगे बढ़ने के दिशा में चलता है और उसमें गतिशीलता आती है। हमारे जो संस्कार, हमारे 16 संस्कार हमारे वर्णित हैं, उन संस्कारों में न कोई जात की बात है, न किसी संप्रदाय की बात है, बल्कि मानवता की बात है उसमें, और सभी को बराबर रूप से उसमें सहभागी बनाया गया है। समाज का हर व्यक्ति किसी भी संस्कार को चलाने के लिए, उसमें जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी, सबके कार्यों का विभाजन नहीं होगा, सबका अलग चिंतन नहीं होगा, और सबके अंदर समग्रता नहीं होगी, सबके अंदर एकीकरण नहीं होगा, तो शायद हम ऐसे समाज से अलग हो जाएंगे जो भारतीय संस्कृति की पहचान थी। आज हम उससे क्यों अलग होते जा रहे हैं, इस पर भी इन्होंने अपने लेखनी चलाई है। हमारे जो मानवतावादी नीति के तहत, उसके अंतर्गत जो रिश्तेदारी, रक्त संबंध, नातेदारी, ये सब धीरे धीरे कहीं न कहीं से कम हो रही हैं, और हमारे पास समय नहीं है कि हम किसी के साथ अब बैठ सकें, किसी की बात को सुन सकें। हमें अपनी ही चिंता बराबर बनी हुई है, न समाज की चिंता है, न देश की चिंता है, न विश्व की चिंता है, न अपने बगल के पड़ोसी की चिंता है। हमारे पास अधिक है, हम अपना खाना से बचता है उसको फेंक देते हैं, लेकिन एक भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति चला जा रहा हो, रो रहा हो, तो उसको हम ठुकरा देते हैं, भगा देते हैं, हम उसको देना पसंद नहीं करते। आज मैं स्वयं जिस जगह पर सेवाएं दे रहा हूं, वो ऐसी जगह है जहां छोटी अवस्था में ही बच्चे कहीं न कहीं से अपनी मुख्य धारा से अलग होकर तमाम ऐसे दुर्गुणों के अंतर्गत समावेशित हो गए हैं, जिनको हमें उससे हटाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी सुधा सिन्हा जी ने अपनी लेखनी चलाकर अपने पुस्तक में बलात्कार और उसकी रोकथाम पर भी अपनी लेखनी उन्होंने चलाई है। नैतिक मूल्यों को, नैतिक शिक्षा को,
घर में संस्कार को और आपसी सद्भावना को, प्रेम को, सबके साथ सबका विकास को और तमाम खेलों के द्वारा जुड़ने को, इन सब चीजों में कहानियों को, लोक कथाओं को, लोक गीतों को जोड़ने की इन्होंने बहुत अपनी अपील की है। आशा और विश्वास है कि ये गुफ्तगू निश्चित रूप से मन में भी हमेशा गुफ्तगू करती हुई सभी के मन को गुदगुदाती रहेगी और सभी का ध्यान हमेशा हर क्षण इस ओर जाता रहेगा और धर्म को हम पूजा पाठ से न जोड़कर हमें मानवता, मानव और राष्ट्र धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है, इसलिए यह पुस्तक उस दिशा में भी एक बहुत ही सकारात्मक सोच समाज को, देश को दे सकती है। हमारे संविधान में बहुत बड़ा सहयोग करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर भी सुधा सिन्हा जी ने समरसता की बात कही और जो हमारा संविधान जिसमें हम शब्द से उसकी शुरुआत होती है, आज उस संविधान में हम नहीं रहे बल्कि एक मैं की बात आ गई। यानी हम सभी लोग मिलकर के भारत केवल एक जगह का नहीं, एक वर्ग का नहीं, एक जात का नहीं, एक संप्रदाय का नहीं, एक धर्म का नहीं, बल्कि सारी मानवता का एक बहुत बड़ा संग्रह है और हम सभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे लोग भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं। हम क्यों छोटी छोटी दीवारें खड़ा करके ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित होकर हम अपनी मानवता को क्यों भुलाते जा रहे हैं? शायद इस दिशा में भी इनकी पुस्तक निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेगी। चूंकि वर्तमान में विज्ञान का युग है, सूचना प्रौद्योगिकी भी आगे बढ़ रही है, इस दिशा में भी मैं समझता हूं कि इनकी पुस्तक में कुछ न कुछ ऐसे विचार लिखे हुए हैं जो आने वाले युवा पीढ़ी को कहीं न कहीं से ऊर्जावान करती रहेंगी। कुल मिलाकर के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इन्होंने समाज को जो कहीं न कहीं से बिगड़ रहा है या समाज दिशाहीन हो रहा है, उसके लिए एक प्रेरणा का पीयूष इन्होंने बहाया है और आशा और विश्वास है कि इसी तरीके से हर साहित्यकार समाज को एक दिशा दे करके अपने विचारों से अपनी लेखनी की धार से एक ऐसी व्यवस्था दे कि भटकता हुआ समाज फिर से अपने रास्ते पर चले और हम मानवीय मूल्यों की रक्षा कर सके, मानवता को जीवंतता प्रदान कर सके और जो हमारी व्यवस्था पुरानी थी उसके साथ साथ हम नई दिशा में भी जरूर चलें, लेकिन हम भाषा के चक्कर में या छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद के माध्यम से शंका की परिधि में आकर के हम अपने मानवता से अलग हो जा रहे हैं। इस तरफ भी हमें सोचने की जरूरत है। ये जरूर है कि शिक्षा प्रणाली, किसी देश की शिक्षा ही उस देश की पहचान होती है, उसके विकास का एक अच्छा माध्यम होती है। शिक्षा के जो सूत्र थे, शिक्षा के जो सिद्धांत थे, निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ ऐसे पाठ्यक्रमों से आच्छादित होते चले जा रहे हैं जिसमें हमारी मानवीय मूल्य दब रहे हैं और हमारे अंदर की जो बातें हैं वो बाहर नहीं प्रकट हो पा रही हैं, क्योंकि जो अंतःस्थल का जो सर्वोत्कृष्ट अंश है वह शिक्षा बाहर करती है और हर व्यक्ति के अंदर जो तमाम कौशल छिपे हुए हैं उस कौशल का विकास शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से, शिक्षा के तमाम तरीकों से बदल सकते हैं। इस ओर भी ये पुस्तक कहीं न कहीं से एक अच्छा प्रभाव छोड़ने वाली है और मैं बधाई देता हूं सुधा जी को कि आपने बहुत ही सुंदर अपने लेखों के माध्यम से ये जो 32 संग्रह आपने लेखों का दिया है, निश्चित रूप से ऐसे ही अन्य साहित्यकार भी अब इससे भी बढ़ करके समाज को एक अच्छी दिशा देंगे। और संजोग से मुझे डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी ने आपकी पुस्तक के बारे में भूमिका लिखने को भी दिया था। मैंने आपकी पुस्तक में भूमिका लिखते समय भी ये समझा कि आपने अपने उन शिष्यों से भी बहुत कुछ सीखा जिनको आपने
सिखाने की कोशिश की, तो आपने सीखना और सिखाना दोनों काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान को बहुत अंतस्थल के हृदयस्थ मैं आप सबको बधाई देता हूं कि यह जो एक विधा चली कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के माध्यम से निकली हुई पुस्तकें पूरे विश्व स्तर पर, न तो देश स्तर पर, तो इस पर चर्चा का विषय बन रही हैं और इससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एक अच्छे सृजनशील धारा का शुभारंभ हो रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा। और यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कहीं से रुकावट नहीं आएगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत कुछ न कहते हुए मैं सभी प्रतिभागियों का और जो श्रोतागण, जो वक्तागण इसमें जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी सहभागिता दी है, सबके प्रति मैं बधाई देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जय हिंदी संस्थान। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। सचमुच यहाँ पर सुधा मैडम जी ने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म एवं आध्यात्म के लिए अपनी लेखनी चलाई है। विश्व बंधुता के लिए उन्होंने अपना लेखनी का कार्य किया है। शिक्षक का जो दायित्व होता है व्यक्ति और व्यक्तित्व का जो विकास है, एक सूत्र में बांधकर व्यक्तित्व को निखार देने में मैडम जी ने सचमुच अपना योगदान दिया है। नारी शक्ति एक ब्रह्मास्त्र है, किस प्रकार उन्होंने ये भी इस किताब में चर्चा की हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सर जी ने जो हमें बताई है कि तकनीकी युग में ग्रंथों का पठन जरूरी है, क्योंकि आज मनुष्य मानव न रहकर यंत्रों जैसा जो व्यवहार कर रहा है, इस युग में आज सही दिशा देने के लिए जरूरी है पुस्तकों का पठन। और वही पठन संस्कृति ही आज विनष्ट होती चली जा रही है। फिर से एक बार सभी को यहाँ पर धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारे बीच अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे परम आदरणीय गुरुवर्य जी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीनों लोक भय नाही। ऐसे मुझे निर्भय कर देने वाले मेरे परम आदरणीय गुरुवर्य और संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर जी जो पुणे से जुड़े हुए हैं, आमंत्रित है सर जी, आप भी यहाँ पर गुफ्तगू पर चर्चा कीजिए और हमें उद्बोधित कीजिए। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में बिहार इकाई की आज की ये गोष्ठी आयोजित है। इस गोष्ठी में डॉक्टर सुधा सिन्हा जी की पुस्तक गुप्तगू पर परिचर्चा हो रही है और इस परिचर्चा के लिए पटल पर उपस्थित हैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश त्रिपाठी जी सोनभद्र से है। संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी प्रयागराज। पूर्व वक्ताओं में डॉक्टर सहाय जी, उन्होंने सुंदर सरस्वती वंदना की है, मणिबेन द्विवेदी जी, जिनकी पुस्तक पर परिचर्चा चल रही है, डॉक्टर सुधा सिन्हा जी पटना से है। और इस गोष्ठी का परिचर्चा का सुंदर संचालन कर रही है डॉक्टर प्राध्यापिका रोहिणी डावरे, राजूर अहमदनगर महाराष्ट्र से है। गुप्तगू के संबंध में पूर्व वक्ताओं ने लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश डाला है।
डॉक्टर सहाय जी के पास समय नहीं था, लेकिन कम समय में भी उन्होंने लगभग सारी बातें कही हैं। ओम प्रकाश त्रिपाठी जी एक अच्छे विद्वान हैं, वक्ता है। उन्होंने गुप्तगू पर चर्चा करते हुए सारी बातों को समेटा है और बड़े व्यापक रूप से अपनी बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। डॉक्टर सुधा सिन्हा जी पूर्व प्राध्यापिका है, दर्शन शास्त्र की प्राध्यापिका रही, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान का जब रजत समारोह था प्रयागराज में, लगभग 2 दिनों तक उनसे मेरा विचार विमर्श होता रहा। डॉक्टर सिन्हा जी भी उनके साथ में थे और चर्चा करते समय मुझे एक प्रकार की अनुभूति ऐसी हुई कि डॉक्टर सुधा सिन्हा जी दर्शन शास्त्र की अध्यापिका तो है ही, इसलिए उनमें एक प्रकार की विचारों की श्रृंखला है, उनके विचारों में एक प्रकार का दम है और इसीलिए उनकी लेखनी में एक प्रकार की धार दिखाई देती है। डॉक्टर सिन्हा जी की लेखनी में अध्ययन है, मनन है, चिंतन है और दूसरों को देने के लिए भी एक प्रकार का विशाल मन भी है। ये पुस्तक छोटी है, लघु है। डॉक्टर त्रिपाठी जी ने कहा है कि हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें आती है, लोग भेंट देते हैं, मित्र परिवार भेंट देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी मानसिकता कैसी है कि हम उस पुस्तक पर 2 लाइन लिख देते हैं, कॉलेज के ग्रंथालय को भेंट देते हैं। कोई हमारे घर पर आता है तो उसे कहते हैं पुस्तक अच्छी है, पढ़ने के लिए लेकर जाओ, क्योंकि वे पुस्तकें आकार में बृहत होती है। ओम प्रकाश जी ने कहा कि हमारे पास समय नहीं पढ़ने के लिए, हम इतने व्यस्त हैं भौतिक जीवन में कि समय हमारे लिए बहुत कम पड़ता है। और ऐसी अत्यधिक व्यस्तता में डॉक्टर सुधा सिन्हा जी की ये जो पुस्तक है गुप्तगू, ये बिल्कुल अपने पास रखने जैसी पुस्तक है। ये ऐसी अमूल्य निधि है कि इस पुस्तक को हम न किसी को दे सकते हैं, न किसी को भेंट कर सकते हैं, बल्कि अपने ग्रंथालय में अपने मेज पर उसे रखकर उसे हम टटोलते रहेंगे। टटोलने की बात इसलिए कहता हूं कि इस पुस्तक का प्रत्येक आलेख संक्षिप्त है, विचारों की संक्षिप्तता है। विचारों में विशालता यह है, यह बात अलग है, लेकिन संक्षिप्तता में भी एक प्रकार की विशालता समाई हुई है। ये इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है। पुस्तक में जो महत्वपूर्ण बिंदु लिए है, विषय लिए है, उसे संक्षिप्त आकार में प्रस्तुत किया गया है और वे संक्षिप्त आकार हमारे विचारों को विस्तारित करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये बात तब हमारे ध्यान में आती है कि जब हम इस पुस्तक के एक एक लेख को पढ़ने लगते हैं। विविधताओं से परिपूर्ण ये छोटी सी पुस्तक है, लगभग सभी विषयों को लिया है, महापुरुषों के विचार है,
परिवार के संबंध में बातें कही गई है, समाज के संबंध में है, राष्ट्र के संबंध में है और विश्व के संबंध में भी बात कही गई है। इसमें गांधी जी की बातों को भी दिया गया है। टैगोर जी की बात, टैगोर जी का मानव धर्म क्या है, उसे भी यहाँ इसमें अंकित किया गया है। कबीर की काव्य धारा को भी इस पुस्तक में लिया गया है। इसी प्रकार से परिवार में जो स्थान नारी का है, नारी का सशक्तिकरण, नारी की शक्ति, युवाओं की मानसिक दशा, उन्होंने युवाओं के संबंध में वैलेंटाइन डे और प्रेम, इस पर भी 2 पेजेस लिखे हैं। और बुजुर्गों की दशा क्या है आज परिवार में, समाज में, उस पर भी प्रकाश डाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पुस्तक समग्रता से परिपूर्ण है। मानवता को विश्व धर्म कहा गया है और सामाजिक समस्याएं जो आज समाज में दिखाई पड़ती है, समाज में जो बुराइयां हैं, उस पर भी 2 छोटे से आलेख लिखे हैं। तो ये पुस्तक एक प्रकार से हमारे लिए मार्गदर्शक तो है ही, लेकिन इसमें जो सामग्री छपी है वो बड़ी रोचक है। एक बार जब हम पढ़ने लगते हैं तो उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि छोटे छोटे आकार में यह आलेख है। इसलिए कम समय में उस आलेख को हम पूर्ण करते हैं और एक प्रकार से ये पुस्तक सारे बिंदुओं को स्पर्श करती है। सामाजिकता को दर्शाती है और राष्ट्रीयता का भाव भी निर्माण करती है। और ऐसी परिपूर्ण पुस्तक जिन्होंने लिखी है, ऐसे डॉक्टर सुधा सिन्हा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये पुस्तक वास्तव में संग्रहणीय है और निरंतर पढ़ने जैसी है। हमारे विचारों को प्रेरित करने के लिए पुस्तक काफी है और ऐसी गुफ्तगू पुस्तक हम सब के लिए निश्चित ही मार्गदर्शक सिद्ध होगी और हो रही है। आज की इस गोष्ठी में गुफ्तगू पर काफी चर्चा हो चुकी है। इस अनुपम अमूल्य निधि पर समग्र रूप से चर्चा होने के कारण ये गोष्ठी अत्यंत सफल रही है। हम सब पुनः एक बार डॉक्टर सुधा सिन्हा जी को हार्दिक बधाई देते हैं। रोहिणी, हाँ सर, कितने देर पहले बंद हुआ था ये? अभी 2 मिनट पहले। अच्छा, आप लगभग बधाई दे रहे थे। अच्छा, बधाई दे रहे थे आप मैडम जी। क्या बात, मेरी नजर बहुत कम है ना, तो मुझे कुछ दिखाई देता नहीं मोबाइल में। हाँ, पूरा सुनाई दिया। आप बधाई तक आ पूरा रहे सुनाई दिया। हाँ, सब बढ़िया सुनाई दिया। बढ़िया बधाई सुनाई दे दिया रहे ना, थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुधा सिन्हा जी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी जी, लेखन की, उनके विचारों की हम प्रशंसा करते हैं और बिल्कुल। कामना करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार का लेखन करते रहे, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व की सेवा करते रहे। बहुत अच्छे आलेख उन्होंने गुफ्तगू में दिए हैं, संक्षिप्त है, किसी विषय को छोड़ा नहीं उन्होंने। ये हमारे लिए बहुत प्रेरक आलेख है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर।
गुप्त धन्यवाद आप किताब लोगों को। के बारे में अभी अभी मेरे परम आदरणीय गुरुवर्य सर जी ने जो यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए हैं, परिचर्चा की है कि पुस्तक संक्षिप्त है आकार में, किंतु विचारों को विस्तृत कर देने वाली पुस्तक है और खास तौर पर संग्रहणीय है, निरंतर पठन करने जैसी किताब है जो विचारों को प्रेरित कर रही है। ऐसी किताब सौभाग्यवश मुझे भी जल्दी मिले ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आज की हमारी लेखिका सम्मानीय जो भी है, वंदनीय भी है और जिन्हें इतनी भगवान ने यहाँ पर सुअवसर दिया है, अपनी प्रतिभा शक्ति जागृत की है भगवान ने, उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुधा सिन्हा जी पटना बिहार से जो सेवानिवृत्त आचार्य हैं, आप यहाँ पर अपनी किताब के बारे में अपने मत हमें साझा करें। आप सबों का नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, यथोचित अभिवादन करती हूँ। आप लोगों ने बहुत कुछ कहा मेरे लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मैं विश्व हिंदी साहित्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, जो मुझे अवसर मिला बोलने का, इससे जुड़ने का। फिर मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, उन्होंने बहुत कुछ कहा मेरे लिए। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हमेशा हम लोग का मार्गदर्शन किया है। फिर मैं आदरणीय सचिव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत सारे ऐसे आलेख हैं जो आदरणीय सचिव जी के दिए हुए हैं। बहुत पारदर्शिता के साथ वे इस पटल का संचालन कर रहे हैं, अब बहुत मेहनत वे कर रहे हैं और इतना सुंदर उन्होंने विषय दिया, तो उसमें मुझे भी लिखने का अवसर मिला। तो सर, बहुत बहुत आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। फिर आदरणीय ओंकार नाथ त्रिपाठी, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, जो मेरी पुस्तक का इन्होंने अध्ययन किया और बहुत कुछ उन्होंने उसके लिए कहा, तो उसके लिए बहुत आभार प्रकट करती हूँ। फिर श्याम जी सहाय के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने एक फोन पर ही मुझे समय दे दिया, हालांकि उन्हें कहीं जाना था, फिर उन्होंने समय दिया, तो उनके लिए भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। फिर मैं रोहिणी जी के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ, जो यहाँ पर आई, इतना सुंदर उन्होंने सुंदर संचालन किया। और फिर मैं पूनम श्रेष्ठी, अन्नपूर्णा जी और मणि बेनी जी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। सबों ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। इस गर्मी में आप बैठी, मेरे लिए बोली, मेरे बारे में सोची, आप सब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। सबों ने बहुत कुछ कह दिया है, कुछ मैं कहना चाहूंगी। ये तो आप पता चल गया कि मुझे साहित्य से बहुत प्रेम है। बचपन से ही मैं पंखों पर उड़ती थी और ऊपर जाके कुछ कुछ लिखती थी। उन सबों को मैंने इकट्ठा किया जब समय मिला तो, और गगरिया छलकत जाए कविता संग्रह की रचना हुई। फिर मुझे गजलें सुनने में बहुत अच्छा लगता था, फिर गजलें में सीखने भी लगी, लिखने लगी, और फिर मैंने एक गजलों की दुनिया में यादों की परियां गजल संग्रह लिख दिया। फिर उसके बाद में सुना कि बच्चों के लिए कोई पुस्तक नहीं है, तो चुन्नू मुन्नू के कारनामे एक पुस्तक भी लिखी। मुझे बहुत मजा आता है लिखने में। और फिर बहुत सारे आलेख मैंने इकट्ठा किया। उन दिनों हिंदुस्तान प्रेस से एक हिंदुस्तान युवा पेपर निकलता था, जिसमें एक कॉलम होता था रचनाकारों के लिए, तो उसमें मेरे आलेख हमेशा ही छपते थे। तो उन सारे आलेखों को मैंने एकत्रित किया। फिर मेरे विद्यार्थी 8-9 विद्यार्थियों ने मेरे निर्देशन में शोध कार्य किया है, तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया। जब ये विद्यार्थी थे, कुछ कुछ आलेख उन्होंने भी लिखा। उन सारे आलेखों को इकट्ठा करके गुफ्तगू की परिणति हुई, और जिसमें आदरणीय ओंकार जी ने शुभाशंसा लिखी, आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ कहा। आप तमाम हस्तियों को मैं प्रणाम करती हूँ तहे दिल से, और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। तो अभी तो इसमें 32 आलेख हैं, और इन 32 आलेखों में मैंने जीवन का रंग उड़ेल दिया है, और मैंने शीर्षक के साथ न्याय करने का प्रयास किया है। तो एक बार पुनः मैं आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। तमाम लोगों की झोली में, तमाम हस्तियों की झोली में मेरा आभार सुमन, क्योंकि बहुत कुछ आप लोग कह दिया,
अब मुझे कुछ कहना शेष नहीं रहा, सिवा इसके कि मैं आप सबों के प्रति नतमस्तक हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मैडम जी। बहुत ही कृतज्ञता भरे स्वर में यहाँ पर मैडम जी ने अपना मंतव्य दिया है। ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने हेतु यहाँ पर डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी सुनिश्चित की हुई थी, लेकिन अभी वे जुड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, आई है, अभी जुड़ गई है। हाँ मैडम जी, आवाज आ रही है? हाँ, नमस्ते मैडम जी। आज की इस गुफ्तगू पर जो हमने गुफ्तगू की है, सभी का यहाँ पर आभार प्रदर्शन के लिए आपको साहित्यकारों को मेरा सादर नमन, आदरणीय शेख साहब को मेरा सतत नमन। उन्होंने भी बहुत अच्छी, ऐसे तो शुरू से मैं समूचा संपूर्ण कार्य क्रम को नहीं देख पाई और सुन नहीं पाई, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी असुविधा हो गई थी, बाहर आ गई थी। तो सहाय जी का वक्तव्य ही मैं पूरा सुन सकी। और इस पुस्तक को थोड़ा बहुत मैंने देखा है उलट पलट के, लेकिन ये पुस्तक 32 आलेखों में सुधा जी ने गागर में सागर भर दिया है। समाज के शायद ही किसी विषय पर इन्होंने प्रकाश नहीं डाला है, बल्कि हर समस्याओं का इन्होंने चित्रण किया है इसमें, और न केवल चित्रण किया बल्कि समाधान का भी प्रयास इनकी इस पुस्तक में है। मैं आज बेहद हर्षित और गौरवान्वित हूँ कि मेरी सखी सदृश परम प्यारी विदुषी सुधा सिन्हा जी की का आलेख पुस्तक गुफ्तगू, जिसका प्रकाशन भी अपने ही संस्थान से हुआ है, उस पर परिचर्चा हेतु यहाँ विविध विद्वान उपस्थित हैं। शीर्षक के अनुसार इनकी इस पुस्तक में गुफ्तगू पुस्तक में सामाजिक हरेक परिस्थितियों का न केवल आईना है, बल्कि सुधारवादी, आशावादी समस्त प्रयासों की प्रेरणा भी है। आज इस पटल पर उपस्थित सभी साहित्यविदों ने इस पुस्तक पर विविध रूप से प्रकाश डाला है, विस्तार से प्रकाश डाला है, और इतना कुछ कह दिया है कि अब कुछ कहने को मुझे नहीं लगता कि शेष रह गया। और मैं इतना ही कहूंगी कि यह पुस्तक अपने आप में अनुपम है, और इसमें सभी आलेख जो लघु कलेवर में है, लेकिन विचारों के समुद्र समाहित कर रखे हैं। और सचमुच में दर्शन शास्त्र की सुधा सिन्हा जी सचमुच इन सारे आलेखों में दर्शन को इस तरह से समाहित किया है, सामाजिक विविध समस्याओं को दार्शनिक रूप से उसकी विविध पक्षों पर ध्यान दिया है, विविध पक्षों पर विचार विमर्श, और उसमें आशावादी, सुधारवादी अनेक प्रयासों से सन्निहित इनका यह आलेख अद्भुत है। यह आलेख पुस्तक अद्भुत है। यो कहिए कि गागर में सागर है, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। इस तरह से विचारों को, हृदय को आंदोलित कर देने वाला, सुधार के प्रति उत्सुक कर देने वाला यह प्रत्येक आलेख इनके अद्भुत है। और यहाँ पर जो इस पुस्तक की परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, जो आदरणीय सहाय जी, उनका वक्तव्य मैंने पूरा लगभग सुना है, बीच में ही वे शायद चले गए, या हम लोग ही लिंक कट जाने से हम लोग ही बाहर आ गए, पता नहीं क्या हुआ कि मैं बहुत देर तक है, उसके बाद डिस्टर्ब ही रहा। ये मतलब कि ये नेटवर्क का डिस्टर्बेंस था या क्या था कि न दृष्टिगत हो रहा था और न स्पष्ट आवाज सुनाई पड़ रही थी। लेकिन पता नहीं मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी मैं नहीं कह सकती, मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ। तो अध्यक्ष महोदय को आवाज मिल रही है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय को सादर नमन करते हुए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना स्नेह और अपना ज्ञानवर्धक वक्तव्य से हम लोगों को लाभान्वित किया। आदरणीय ओम प्रकाश पाठक जी को भी मैं सादर अभिवादन के साथ आभार व्यक्त करती हूँ उनका, कि उन्होंने भी अपना मंतव्य प्रकट किया।
और जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वक्तव्य दिया है जिन्होंने इस पुस्तक के बारे में, तो निश्चित ही वे बेहद विद्वान है सभी लोग, और सभी लोगों की विचार जो है अनेक रूपों में विकीर्ण हुए हैं, जो कि इस पुस्तक के उद्देश्यों को, विविध उद्देश्यों को परिलक्षित करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। मैं उन सबों का सादर आभार देती हूँ, सादर आभार करती हूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर उपस्थित हुए और इस पर चर्चा में शामिल हुए। हम बेहद गौरवान्वित, ये पुस्तक हमारी परम प्रिय सुधा जी की है, और इस पर चर्चा हेतु आप इतने महान महान लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, महान महान विद्वान उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से आह्लादित हूँ और आप लोगों को आभार प्रदर्शित करती हूँ, आप लोगों का आभार करती हूँ। और क्या कहूँ, यहाँ आदरणीय रोहिणी जी का भी जो संचालन इतना खूबसूरत ढंग से उन्होंने संचालित किया इस कार्यक्रम को, उनको भी मैं हृदय से आभार करती हूँ कि बहुत ही सुंदर से इस पुस्तक के बारे में बताते हुए, इसके प्रत्येक व्यक्तित्व, प्रत्येक आलेखों के संदर्भ में कहते हुए उन्होंने संचालन किया है। और संचालन करने का उनका तरीका, वो तो सदैव से संचालन करती आ रही हैं, लेकिन संचालन करने का जो उनका अंदाज है बेहद ही आकर्षक, मनमोहक और प्रोत्साहित करने वाले हैं। तो आप सबों को आज के इस आयोजन में, इस परिचर्चा के जो इस आयोजन में जो परिचर्चा का जो ये हुआ है, इस पर मैं आप सबों का हार्दिक आभार करती हूँ और सादर नमन करती हूँ। इसी आगे अब जी धन्यवाद सबको कहती हूँ। धन्यवाद। आपने हमें प्रेरणा देकर और अधिक प्रोत्साहित किया है, और इसी तरह आशीष मेरे सिर पर सदा आप सभी का बना रहे। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। कुछ बोल नहीं सकी, अभी नवरात्रा का भी समय है, बहुत व्यस्तता है, इस कारण न उसको मैं अध्ययन कर पाई। बहुत बेहद अफसोस है कि इस पुस्तक को भी मैं सर्वांग अध्ययन नहीं कर पाई, केवल उलट पलट कर देखा है समय के अभाव में। तो मैं इसको देखूंगी, अच्छी तरह से इसको पढ़ूंगी भी, इस पर समीक्षा भी लिखूंगी। तो बेहद ही पठनीय पुस्तक है और ज्ञानवर्धक पुस्तक है। तो सुधा जी को मैं फिर से बधाई कहती हूँ इस पुस्तक के लिए। बहुत सुंदर से कराया जाए क्या? आप सबों के प्रति बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग ने बहुत कुछ कर दिया मेरे लिए, उसके लायक मैं हूँ नहीं। आप लोग का स्नेह मिला, आप लोगों का प्यार मिला। जी जी, आप सभी को मेरा सादर नमन। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम जी। कार्यक्रम आदरणीय गोकुलेश्वर जी को भी, गोकुलेश्वर जी को बोलना तो मैं भूल ही गई। आदरणीय गोकुलेश्वर जी को भी मेरा हार्दिक आभार, और उन्होंने इस महत्व आयोजन को, इस महत्व कार्यक्रम को आयोजित किया है, इसके लिए उन्हें बेहद आभार, बेहद धन्यवाद। नहीं, आप अभी पढ़ लेंगी तो फिर गोकुलेश्वर जी फिर से आयोजित करेंगे। जी जी ठीक है अन्नपूर्णा जी, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। आप सबों का जुड़ाव हुआ, अच्छा हुआ, एक विषय पर चर्चा हुई। चलिए, बहुत सुंदर, बेहद सुंदर चर्चा हुई है। मैं अफसोस कर रही हूँ कि बीच में नेटवर्क के असुविधा के कारण पूरा मैं लाभान्वित नहीं हो सकी, थोड़ा थोड़ा बीच में सुनी हूँ, शुरू में सहाय जी का पूरा सुनी, इसलिए थोड़ा अफसोस है मुझे, लेकिन बहुत अच्छी परिचर्चा आज की हुई है। धन्यवाद। सभी सुधी जनों को प्रणाम, नमस्कार, आभार मेरा। सर जी समाप्त करना है। हाँ बिल्कुल, समाप्ति की घोषणा कर दीजिए रोहिणी जी। हाँ जी सर, आज बुक को, इस किताब के लिए सभी जो परिचर्चा में सहयोग सभी ने जो दिया, सबके प्रति मैं फिर से एक बार आभार ज्ञापित करते हुए यह कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। ऐसा ठीक है।